हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको वो समझ में आया हो। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस जो हैं एक फ्लावर में देखने को मिलते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो ऐसे इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। और वो क्या इवेंट्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैम। सबसे पहले उस फ्लावर के जो सेपल्स रहते हैं उनके साथ क्या रहता है, क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जनरली दे फॉल डाउन, बट कुछ फ्लावर्स में वो परसिस्ट कर सकते हैं। परसिस्ट मतलब वो रह सकते हैं। पैटल्स यूजुअली ऑल फॉल डाउन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो पैटल्स जो हैं एक फ्लावर के वो सारे के सारे झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। स्टेमन्स दे ऑल्सो यूजुअली फॉल डाउन, वो भी गिर जाते हैं। स्टिग्मा और स्टाइल वो भी फॉल डाउन कर जाता है, वो भी गिर जाता है। सिर्फ एक ओवरी ही है जो वहाँ पे परसिस्ट करेगी, वहाँ पे रहेगी और वो राइप करके ट्रांसफॉर्म हो जाएगी टू अ फ्रूट। तो ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगी, फ्रूट फॉर्मेशन करेगी। और जो ओवरी की वॉल है, जो आउटर वॉल है, बेसिकली वो फ्रूट का जो आउटर लेयर जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, ओवरी वॉल विल फॉर्म पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स रहते हैं वो बनाते हैं फ्रूट के सीड्स। और इफ़ यू रिमेंबर द डायग्राम, हमने वहाँ पे एम्ब्रियो सैक के आगे पीछे इंटैगुमेंट्स के बारे में बात की थी। तो जो आउटर इंटैगुमेंट रहता है वो बनाता है टेस्टा। टेस्टा जो कि एक हार्ड कवरिंग रहती है सीड्स की। और जो इनर इंटैगुमेंट है वो बनाता है टेजमेन। और टेजमेन सीड का इनर कवरिंग होता है और इट इज़ यूजुअली सॉफ्ट। तो जो सीड रहता है, बीज जो आप खाते हैं, वो आउटर उसकी जो लेयर है वो हार्ड रहती है। वो क्यों? बिकॉज उसे हम टेस्टा बोलते हैं, उस लेयर को टेस्टा कहा जाता है। और इनर लेयर को टेजमिन कहते हैं, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट इन नेचर। और जो न्यूसेलस है, जो इंटैगुमेंट्स के अंदर जो एक खाली स्पेस होती है, जिसके आगे पीछे एम्ब्रियो सैक के आगे पीछे जो स्पेस रहती है, दैट इज़ न्यूसेलस। वो यूजुअली कंज्यूम हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। उसकी नरिशमेंट में सारा का सारा न्यूसेलस यूज़ अप हो जाता है। और जो ऊस्फेयर जो एग है, एग को ऊस्फेयर भी बोलते हैं। तो जो ऊस्फेयर है उससे बनता है जाइगोट। जब वो फर्स्ट मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा तो बनाएगा जाइगोट। और जो ऊस्फेयर के आगे पीछे सिनर्जिड्स रहते हैं, इनका काम भी नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना है। एंड दे यूजुअली डीजनरेट, ये भी टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। एंटीपोडल सेल्स ऑल्सो डीजनरेट। और जो सेंटर में जो सेल रहता है जिससे एंडोस्पर्म बनता है बेसिकली, वो भी कई बार परसिस्ट करता है और समटाइम्स वो कंज्यूम हो जाता है। तो डिपेंड करता है किस तरह के सीड्स बन रहे हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट वो परसिस्ट कर भी सकता है या फिर वो कंज्यूम भी हो सकता है। सारा का सारा मीन्स अगर वो जाइगोट की नरिशमेंट में पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया, कंज्यूम अप हो गया, तो वो परसिस्ट नहीं करेगा। सो दीज आर दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये इवेंट्स हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और बेसिकली दो ही स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक बनता है जाइगोट और एक बनता है एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। तो पहला एंडोस्पर्म है, जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में पढ़ने वाले हैं। एंडोस्पर्म होता क्या है? एक स्पेशल न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बनता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। जनरली ट्रिप्लॉइड इन नेचर है क्योंकि एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है। एंड इसकी फॉर्मेशन के लिए इट ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम न्यूसेलस एंड पेरेंट प्लांट। तो इसके फॉर्मेशन के लिए जो उसे खाना चाहिए होता है, नरिशमेंट चाहिए, वो न्यूसेलस देगा और पेरेंट प्लांट जो है जिसके ऊपर ये बॉर्न करेगा, पैदा होगा, वो उसे नरिशमेंट देगा। अब इसकी फॉर्मेशन जो है किस तरह से हुई, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंडोस्पर्म जो है 3 टाइप्स के हैं बेसिकली। तो जिसमें से पहला एंडोस्पर्म है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, second endosperm is cellular endosperm and third endosperm is halovial endosperm। तो डायग्राम्स आप देख सकते हैं इजीली, अच्छे से दिख जाएंगे आपको डायग्राम्स।
तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म रहता है बेसिकली, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो पेन जो बना वो बेसिकली करता क्या है, वो अपने आप को डिवाइड एंड रीडिवाइड बार बार डिवाइड करता रहेगा, सो दैट उसके अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएं, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस, और जिसकी वजह से एक ऐसा एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। और इस तरह का एंडोस्पर्म जो है वो देखने को मिलता है मेज़ में, wheat में, राइस, सनफ्लावर एंड सर्टन अदर एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज देयर। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। सेकेंड टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। और इस तरह के एंडोस्पर्म में होता क्या है, जब साइटोकाइनेसिस होती है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, तो साइटोप्लाज्म के बाद क्या होगा, आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन जो आपका साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा। तो बेसिकली जब जब एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, जिसकी वजह से सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। तो न्यूक्लियस डिवाइड किया 1 से 2, तो आगे पीछे जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर जाएगा। तो जिस तरह से आपको ये एक सेल टाइप, एक एंडोस्पर्म के अंदर एक सेल टाइप कंपार्टमेंट्स आपको दिखेंगे, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और हर एक सेल का अपने पास एक न्यूक्लियस है। तो इस तरह का जो एंडोस्पर्म है ये दतूरा, पिटूनिया, मैग्नोलिया एट्सेट्रा में देखने को मिलता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज़ दी हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म में होगा क्या, इसमें सबसे पहले जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन होगी, न्यूक्लियस के बाद डिवाइड करेगा साइटोप्लाज्म, जैसे कि सेलुलर एंडोस्पर्म में होगा। बट इस केस में 2 अनइक्वल टाइप के चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक चैम्बर होगा जो माइक्रोपाइल की ओर होगा, ऊपर की ओर, और एक चैम्बर होगा जो छिलाजल एंड की ओर होगा, जो कि स्मॉल इन साइज़ होगा बेसिकली। तो माइक्रोपाइल वाला जो चैम्बर होगा वह लार्ज इन साइज़ होगा, और छिलाजल एंड वाला जो चैम्बर होगा वह स्मॉल इन साइज़ होगा। उसके बाद जो डिविजन्स हैं वो वैसी ही होंगी जैसी अदर एंडोस्पर्म्स में थी। तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा दोनों चैम्बर्स में, और ज़्यादा डिवीजन जो है, फास्टर डिविजन्स जो हैं वो माइक्रोपाइलर चैम्बर में देखने को मिलेगी। इस वजह से आपको न्यूक्लियस का नंबर माइक्रोपाइल वाले चैम्बर में ज़्यादा दिखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स में एस्फोडेलस और एरिम्यूरस। और अगर मैं आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको जस्ट एक रीडिंग दे के छोड़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ फेट ऑफ एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म बना, अब फॉर्मेशन तो हो गई उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद, बट उस एंडोस्पर्म का हुआ क्या, उसके साथ क्या किया गया बाद में, उसका जो फेट था, उसकी जो उसकी किस्मत थी बेसिकली, वो क्या थी। ऐसे तो बना नहीं होगा ना, उसका कुछ कारण होगा, कुछ काम होगा बेसिकली। हर एक ऑर्गेनिज्म जो आया है उसका अपना एक फेट है, अपना एक काम है, एक फंक्शन है। तो एंडोस्पर्म का भी एक कुछ फेट रहता है। तो फेट क्या है इसमें, एंडोस्पर्म बनाया क्यों जाता है, ताकि वो एम्ब्रियो की नरिशमेंट कर सके, उसकी नरिशमेंट में पार्टिसिपेशन जो है वो कर सके। और बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो एम्ब्रियो अपनी ग्रोथ के लिए सारा का सारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे या एक्स एल्बुमिनस सीड्स होंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, जो एंडोस्पर्म हैं वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सीड्स हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक प्रोड्यूस होंगे। तो जो रिजर्व फूड है बेसिकली वो कॉटिलिडन्स में स्टोर होगा। इसी वजह से जो डाइकॉट सीड्स रहते हैं वो फ्लैशी रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। आलमंड्स, कैश्यूज़, वो इनकी एग्जांपल्स हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की। बट कुछ ऐसे सीरियल्स हैं, ऐसा कोकोनट है, जैसे कि कुछ और प्लांट्स भी है हमारे पास, दालें हैं बहुत सारी, जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो सारा का सारा यूटिलाइज नहीं होता, वो थोड़ा बहुत रिटेन रहता है, वो थोड़ा बहुत बचा रहता है, जिसकी वजह से रिजर्व फूड वो आपका एंडोस्पर्म ही रहता है। तो ऐसे सीड्स जिनके पास एंडोस्पर्म रहता है प्रेजेंट, उन्हें हम एंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस सीड्स भी कहते हैं। तो
यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न जो है ऑलवेज बच्चों को परेशान करता है, और वो कन्फ्यूज़न है एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में। तो समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, एंडोस्पर्मिक के एग्जांपल्स में आलमंड्स, कैश्यू, आपके ऐसे सीड्स जो दो में डिवाइड हो जाते हैं, वो कई बार ऐसा लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन एंडोस्पर्म की एग्जांपल्स आ जाएगी आपकी, आलमंड आ जाएगा, कैश्यू आ जाएगा, आपकी मूंगफली आ जाएगी, आपके मटर के दाने आ जाएंगे, और एंडोस्पर्मिक में आपका मेज़ आ जाएगा, व्हीट आ जाएगा, जो कैस्टर सीड्स आ जाएंगे जो ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेट ऑफ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर जो बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ एम्ब्रियो। वो बनता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा? ऑब्वियसली वो बनेगा जाइगोट के बाद। जब जाइगोट बन गया मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, आफ्टर दैट जब वो जाइगोट नरिशमेंट लेगा एंडोस्पर्म से, तो वो बन जाएगा एम्ब्रियो में। तो दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एम्ब्रियो बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। अब एम्ब्रियो होता क्या है? एम्ब्रियो एक यंग, एक फ्यूचर ऑफस्प्रिंग है सीड प्लांट्स का, जो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या सीड के अंदर ही डेवलप होता है। अभी वो सीड के अंदर ही है, अभी वो उसमें वो डेवलपमेंट उसकी हो रही है एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो बेसिकली जाइगोट से बन रहा है, और एम्ब्रियोजेनी इज द सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट। तो जब एक जाइगोट से एक मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, तो उस दौरान जितनी भी चेंजेस होंगी, उस सभी प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनी बोलेंगे। और जो अर्ली एम्ब्रियो, जो आपको शुरुआत में जो एम्ब्रियो देखने को मिलता है, उसकी एक एक्सियल सिमिट्री रहती है, और उसकी जो शेप है वो ग्लोब्यूल शेप रहती है बेसिकली। और ऐसे एम्ब्रियो को हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। ये अर्ली एम्ब्रियो है। अभी उसकी सिमिट्री के बारे में और शेप के बारे में हमने बताया, एक्सियल सिमिट्री और ग्लोबुलर शेप। और जो प्रो एम्ब्रियो है वो फर्दर बहुत सारी चेंजेस से होकर गुजरता है, बहुत सारी उसकी शेप्स चेंज होती है। ग्लोबुलर शेप से वो अल्टीमेटली हार्ट शेप पहुंचेगा, और किस तरह से वो डाइकॉट या फिर मोनोकॉट सीड में ट्रांसफॉर्म होगा या मोनोकॉट एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होगा। लेट्स टॉक अबाउट दैम। तो एम्ब्रियोजेनी के अंदर हम दो डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं। एक है एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स, और एक है एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स। एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको मोनोकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी जो है वो समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा ओवर द डायग्राम्स, एज यू गाइज आर न्यू। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा डायग्राम्स को समझने में, बट आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ विद दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, सो दैट मैं आपको अगेन हम आपको व्हाट्सएप पे समझा सकते हैं। तो एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स बेसिकली है क्या? एक टिपिकल डाइकॉट। आपको मैंने ऑलरेडी बताया, डाइकॉट मतलब डाइकोटिलेडोनस। ठीक है, जो ऐसा सीड जो दो हिस्सों में, भागों में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम डाइकॉट कहते हैं। तो डाइकॉट में होगा क्या? जो जाइगोट है वो अपने आप को इलोंगेट करेगा, अपने आप को थोड़ा लंबा करेगा, इलोंगेट करेगा। अल्टीमेटली ये रहा आपका जाइगोट। मैंने यहाँ पे एक जाइगोट की डायग्राम बनाई है। तो जाइगोट को ऊस्फेयर भी बोलते हैं, ऊस्पोर भी बोलते हैं। और ये जाइगोट अपने आप को इलोंगेट करेगा, थोड़ा सा लंबा करेगा, और अपने आप को ये डिवाइड करेगा दो हिस्सों में बाय अ ट्रांसवर्स वॉल। ट्रांसवर्स होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ डिवीजन के ज़रिए अपने आप को दो सेल्स में डिवाइड करेगा बेसिकली, जो कि अनइक्वल सेल्स होंगे। एक होगा आपका सस्पेंसर सेल्स, ये आपका सस्पेंसर सेल्स आपका यूजुअली माइक्रोपाइलर एंड की ओर होगा, और एक होगा आपका एम्ब्रियो सेल, जिसे टर्मिनल सेल भी बोलते हैं। ये यूजुअली नीचे की ओर आपके एंटीपोडल सेल्स की ओर इसकी फेस होगा। अब जो सस्पेंसर सेल है, इसे हम लार्जर बेसल सेल भी कहते हैं। और यूजुअली आप जब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम कवर करेंगे, जैसे जैसे हम इन डायग्राम्स को देखते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि किस तरह से ये आपकी ट्रांजिशंस हो रहे हैं।
एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, बेसिकली होगा क्या, ये जो सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल जिसे हम बेसल सेल भी बोलते हैं, इस सस्पेंसर सेल में कुछ और डिविजन्स होंगी, ट्रांसवर्स डिविजन्स होंगी। एक से ये बनेगा दो में, दो से बनेगा ये देखिए, एक दो तीन चार, चार में डिवाइड हो गया अल्टीमेटली, और डिविजन्स होंगी। और आपको यहाँ पे एक सस्पेंसर ऑफ सेल्स दिखेंगे, बहुत सारे सेल्स दिखेंगे। एज यू कैन हियर सी 1 2 3 4 5, 5 सेल्स बन चुके हैं और ये इसी सस्पेंसर सेल्स से बने हैं, इसी बेसल सेल या सस्पेंसर सेल हमें जिसे बोलते हैं, इसी सेल के थ्रू बने हैं ये। अब होगा क्या, इसका जो लास्ट सेल है जो कि माइक्रोपाइल के टूवर्ड्स है, दिस वन सॉरी, फर्स्ट सेल जो कि माइक्रोपाइल एंड की ओर है, उस सेल को बोला जाता है हॉस्टोरियम। और हॉस्टोरियम बेसिकली एक पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। ये करेगा क्या, ये जो एम्ब्रियो है उसको पुश करेगा टू दी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की ओर पुश करेगा। और जो लास्ट सेल है इस सस्पेंसर का, ये वाला सेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, लास्ट सेल ऑफ दिस सस्पेंसर, ये इस सेल को हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। लेटर ऑन ये जो हाइपोफाइसिस है ये रेडिकल और रूट कैप को फॉर्म करेगा। रेडिकल से बनती है रूट, और रूट की कवरिंग को बोलते हैं रूट कैप। तो इस हाइपोफाइसिस, ये जो लास्ट सेल है, ये सस्पेंसर का जो लास्ट सेल है, इसी से रेडिकल और रूट कैप की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो था सिर्फ बेसल या सस्पेंसर सेल के बारे में। हमने अब इस सेल के बारे में बात करनी है, इस एम्ब्रियो सेल के बारे में, जिसका नाम टर्मिनल सेल भी है। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो एम्ब्रियो सेल है ये इट विल अंडरगो 2 वर्टिकल डिविजन्स। इसमें 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगी। ये देखिए, एक डिवीजन हो गई, वर्टिकल मीन्स आपकी लॉन्गेटेड डिवीजन हो रही है, 1 से 2 और 2 से फर्दर 4। अब ये 2 से 4 में कन्वर्ट हो चुका है अल्टीमेटली। ये फिर कुछ और डिविजन्स करेगा और एक ऑक्टेंट बनाएगा। ऑक्टेंट मीन्स मेड अप ऑफ 8 सेल्स। अब ऑक्टेंट बन जाएगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपको यहाँ पे कुछ और टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे। एक है एपीबेसल सेल्स, ये वाले सेल्स जो नीचे की ओर दिखेंगे, ये हैं एपीबेसल सेल्स जो टर्मिनल पोर्शन की ओर रहेंगे। और ये जो अपर सेल्स हैं, ये वाला पोर्शन, इन्हें हम बोलेंगे हाइपोबेसल। ये सस्पेंसर की ओर होंगे, ऊपर की ओर, सस्पेंसर की टूवर्ड्स। अब ये जो एपीबेसल, ये जो नीचे वाले सेल्स हैं, ये इवेंचुअली, ये अल्टीमेटली क्या बनाने वाले हैं इन फ्यूचर, ये बनाएंगे कॉटिलिडन्स और बनाएंगे प्लीम्यूल। कॉटिलिडन्स आपको ऑलरेडी बताया मैंने आपको, सीड का एक पार्ट है कॉटिलिडन्स, और प्लीम्यूल इज़ द शूट। तो रेडिकल से जैसे रूट बनती है, प्लीम्यूल से बनती है शूट। और जो हाइपोबेसल, जो अपर पार्ट है, जो सस्पेंसर के साथ टच में रहता है, अब ये हाइपोबेसल जो है इट विल फॉर्म हाइपोकॉटिल। और हाइपोकॉटिल जो है ये आपके कॉटिलिडन का ही एक हिस्सा है। तो हाइपोकॉटिल बनाएगा, सिर्फ रूट जो टिप है उसकी, उसको फॉर्म नहीं करेगा। अब ये जो ऑक्टेंट है ये डिवाइड करेगा अपने आप को पेरिक्लिनिकली इस तरह से या इस तरह से, सो दैट एक आउटर लेयर डेवलप हो जाए। और इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं प्रोटोडर्म या फिर डर्मेटोजन। ये जो लेयर आपको दिख रही है, दिस लेयर, इसी लेयर को हम बोलते हैं डर्मेटोजन या फिर प्रोटोडर्म। और जो इसके अंदर के जो सेल्स हैं, इनर सेल्स, वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इनटू 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक हैं ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम जिसको पेरिबेलम भी बोलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स में साथ साथ में। और ये जो इनर और इनर मोस्ट सेल्स हैं, इन्हें हम बोलेंगे प्रोकैम्बियम, जिसको हम प्लिरोन भी बोलते हैं, प्लिरोम। आफ्टर दैट जो आपका डर्मेटोजन है ये बनाएगा एपिडर्मिस। प्रोकैम्बियम जो है ये बनाएगा वैस्कुलर स्ट्रैंड्स, जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। जाइलम का काम रहेगा वाटर ट्रांसपोर्टेशन और फ्लोएम का काम रहेगा फूड ट्रांसपोर्टेशन। और जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, दिस पोर्शन, ये आपका बनाएगा उस एम्ब्रियो की कॉर्टेक्स और पिथ। और जो 2 कॉटिलिडन्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम द साइड्स ऑफ विद अ फेंट प्लीम्यूल इन द सेंटर। सेंटर में एक प्लीम्यूल रहेगा, बहुत ही फेंटेड लाइट इन नेचर होगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको। और इस टाइम पे जो आपका एम्ब्रियो की शेप होगी वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, एक हार्ट शेप रहेगा।
एंड ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द सस्पेंसर ऑफ सेल्स। अल्टीमेटली ये जो सस्पेंसर ऑफ सेल है ये डिमिनिश हो जाएगा, फेंट अप कर जाएगा, और इसी तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखने को मिलेगा अल्टीमेटली कुछ इस तरह से। तो आपका जो सस्पेंसर है ये फेड अप हो जाएगा, रेडिकल दिखेगा आपको कुछ इस तरह से। दिस इज़ द कॉटिलिडन, ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ द प्लीम्यूल पार्ट। इस वाले हिस्से से रूट डेवलप होंगी और इस वाले हिस्से से शूट डेवलप होगी, और आपका जो डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, डाइकॉट एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको। कॉटिलिडन्स जो फ्लैशी इन नेचर होंगे, और दिस इज़ द प्लीम्यूल पार्ट जिससे शूट फॉर्मेशन होगी, एपिकॉटल, हाइपोकॉटल, रेडिकल जिससे रूट फॉर्मेशन होगी, और ये रूट की कवरिंग, रूट कैप। तो दिस इज़ द ऑल प्रोसेस ऑफ द रूट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो। अब आई होप आपको डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी जो है वो थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, बट अगर आप इन डायग्राम्स को अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सो अगर आपको एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट समझ में आ गई है तो आई कैन प्रिज्यूम कि आप मोनोकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी थोड़ी और अच्छे से समझ जाएंगे, बिकॉज प्रोसेस सेम है बट हल्का फुल्का सा जस्ट डिफरेंस है। होता क्या है, एक टिपिकल मोनोकॉट में जैसे कि हमने डाइकॉट में पढ़ा था, जाइगोट कंप्लीट करेगा अपनी वॉल टूवर्ड्स द चिलाजल साइड और अपने आप को दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड करेगा। एक होगा लार्ज बेसल सेल जिसे सस्पेंसर सेल बोलेंगे जो माइक्रोपाइल की ओर होगा, और एक स्मॉल एम्ब्रियो सेल जिसे टर्मिनल सेल भी बोलते हैं, ये होगा एंटीपोडल्स की ओर, नीचे की ओर। और जो बेसल सेल और सस्पेंसर सेल है, अगेन उसकी जो थ्योरी पोर्शन है वो सेम है, बट डायग्राम जो है वो मोनोकॉट्स की थोड़ी आसान है एज कम्पेयर टू द डाइकॉट्स। तो सस्पेंसर में हम क्या लिखेंगे, इट अकर्स टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर की ओर होगा, और ऑफनली फ्यू सेल्स आर ऑल्सो एडेड टू सस्पेंसर बाय द टर्मिनल सेल। तो जो टर्मिनल सेल्स है कई बार वो भी कुछ सेल्स को ऐड कर देता है, और जो टर्मिनल सेल जो एम्ब्रियो सेल है आपका, ये फर्दर डिविजन्स करेगा और टू टायर्ड एम्ब्रियो बनाएगा। अगेन जैसे कि वहाँ पे लिखा था, द टायर टूवर्ड्स द सस्पेंसर जो ऊपर की ओर होगा वो बनाएगा रेडिकल जो फ्यूचर रूट या रूट कैप, और जो नीचे की ओर होगा सेकेंड टायर वो कॉटिलिडन बनाएगा जो, और प्लीम्यूल बनाएगा फ्यूचर शूट। कॉटिलिडन होते क्या है, मैसिवली ग्रोज एंड पुशेस द प्लीम्यूल टू वन साइड फॉर्मिंग अ सिंगल कॉटिलिडन कॉल्ड स्कटलम। तो बेसिकली यहाँ पे कॉटिलिडन एक ही बनता है और उस सिंगल कॉटिलिडन को ही स्कटलम बोलते हैं। और जो हाइपोकॉटल और एपिकॉटल जो हमने डाइकॉट्स में पढ़े थे उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइपोकॉटल और एपिकॉटल शॉर्ट एक्सटेंशंस हैं स्कटलम की, और बेसिकली ये कवरिंग्स फॉर्म करती हैं। कोलियोराइजा आपकी क्या है, रेडिकल और रूट कैप के अराउंड एक कवरिंग है, और कोलियोपेटाइल जो है प्लीम्यूल के अराउंड जो कवरिंग है वो कोलियोपेटाइल फॉर्म करेगी। तो हाइपोकॉटल और एपिकॉटल का बेसिकली ये फंक्शन है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, बहुत सिंपल डायग्राम है। अगर आपको वहाँ से समझ में ना आए जो रिटन पोर्शन है तो हम डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। तो जो जाइगोट है इट विल डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू टू सेल्स, अनइक्वल सेल बेसिकली, एक होगा सस्पेंसर एक होगा एम्ब्रियो सेल। इस केस में हम मिडल सेल भी कई बार बना देते हैं, और इट विल फर्दर डिवाइड टू फॉर्म अ सस्पेंसर ऑफ सेल्स। ये सस्पेंसर ऑफ सेल्स है, अगेन ये हॉस्टोरियम है जैसा कि वहाँ पे हमने लिखा था। और जो एम्ब्रियो सेल है ये भी फर्दर आपका डिवाइड करेगा, वर्टिकली डिवाइड करेगा, एंड इट विल फॉर्म लाइक दिस, और एक ऑक्टेंट बनाएगा। अपर वाले को हम बोलेंगे आपका जो हाइपोबेसल, एंड लोअर वाले को बोलेंगे हम एपीबेसल। ये वाले पार्ट से हमें जो है क्या फॉर्मेशन होगी ये वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एपीबेसल से भी बता चुकी हूँ आपको कॉटिलिडन्स और प्लीम्यूल फॉर्मेशन होगी, एंड कॉटिलिडन फॉर्मेशन होगी, और अल्टीमेटली एक सिंगल आपको कॉटिलिडन देखने को मिलेगा, एंड शेप विल बी लाइक दिस। सस्पेंसर आपका ये देखिए डीजनरेट कर रहा है, हियर इज़ द रेडिकल, यहाँ से रूट फॉर्मेशन होगी, यहाँ से शूट फॉर्मेशन होगी, ये और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज़ दी कॉटिलिडन पार्ट। तो इन दिस वे जो एम्ब्रियोजेनी है वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में कंप्लीट होती है। थोड़ा सा टफ आपको, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा,
अगेन मैं अगर आपको एज अ टीचर बताऊं तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको सिर्फ डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको डायग्राम आती है तो आप रिटन पोर्शन इजीली लिख सकते हैं। तो रटा नहीं लगाना है, डोंट क्रैम इट। डायग्राम्स को थोड़ा सा कोशिश कीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली आप लोग अपना जो रिटन कंटेंट है वो अपनी लैंग्वेज में खुद ही लिख सकते हैं। तो नो नीड टू क्रैम। तो यही मेरा एक फंडा आप अपना लीजिए, डायग्राम्स पे फोकस कीजिए, डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे टॉपिक उतने अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर आप सोच रहे हैं एक बार रीड आउट करके आप उसे छोड़ दोगे तो अगेन आपको फिर से उस पर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटर है अगर आप उसे अच्छे से लिख कर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिटेन जो है उसका रहेगा दिमाग में। तो विद दिस हम अपनी जो वीडियो है वो स्टॉप करेंगे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम डेवलपमेंट ऑफ सीड्स के बारे में बात करेंगे और फर्दर जो इसके टॉपिक्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, एपोमिक्सेस, जो हमारा थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, हम लोग उसको कवर करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।